जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। हमारा ये जो वीडियो वो देखने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मुझे आपको करना है सीए आइकॉनिक प्रोग्राम के लिए। सीए आइकॉनिक प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो अनअकैडमी ने लॉन्च किया है। इसमें लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म भी आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आपके डाउट सॉल्विंग सेशन रेगुलर बेसिस पे होंगे, लाइव क्लासेज होगी। आपके 3 टेस्ट पेपर होंगे, 40% सिलेबस, 80% सिलेबस, 100% सिलेबस, जो आपको कॉपी चेक करके दी जाएगी ताकि आपको आपकी गलतियों का एहसास हो, वो गलतियां आप एग्जाम में ना दोहराएं। वीकली टेस्ट लिया जाएगा, प्रिंटेड बुक्स दी जाएगी, स्टडी मटेरियल जो होगा प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा। आपके डिस्कॉर्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है, अनलिमिटेड एक्सेस अवेलेबल है, स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिलेगा। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन में 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है और मंथली पेमेंट की फैसिलिटी भी है, जिसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2 और आप कॉम्बो का ऑफर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। CAMG लाइव कोड यूज करने पर आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट। तो अब आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब आते हैं आगे, आइए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। सबसे पहला, सर्विस प्रोवाइडेड बाय आरबीआई। ये देखो, बाय वर्डिंग्स पे ध्यान दो, बाय आरबीआई मतलब सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा? आरबीआई। तो एग्जम्प्ट है। इसका मतलब हम आरबीआई को सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो टैक्स लग जाएगा भाई। हम आरबीआई को सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो टैक्स लग जाएगा। एग्जाम्पल से समझो बेटा, ये आरबीआई है, ये मिस्टर है जो आरबीआई को कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है, टेक्निकल कंसल्टेंसी, लीगल कंसल्टेंसी या अदर फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह दे रहा है। ये सप्लायर, ये रिसिपिएंट, ये ओवरसीइंग कमेटी वो आरबीआई को सर्विस दे रही है, ये सप्लायर, ये रिसिपिएंट। और आरबीआई मान लो ये शेड्यूल बैंक है, शेड्यूल बैंक इनको सर्विस दे रहा है, ये सप्लायर, ये रिसिपिएंट। शेड्यूल बैंक को सर्विस दे रहा है। अब इधर देखना, ये सप्लायर, ये रिसिपिएंट, और ये जो सर्विस दी जा रही है आरबीआई को सर्विस दी जा रही है जो, उस पर टैक्स लगेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, क्योंकि आरबीआई जो सर्विस देगी वो एग्जम्प्ट है। तो इसका मतलब ये वाली जो सर्विस है वो एग्जम्प्ट है। और अगर ओवरसीइंग कमेटी आरबीआई को सर्विस दे रही है, कौन दे रही है? ओवरसीइंग कमेटी आरबीआई को सर्विस दे रही है, तो उस पर टैक्स लगेगा बेटा आरसीए में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। समझ में आया बेटा? उस पर टैक्स किस में लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लगेगा। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट, हेल्प द गवर्नमेंट टू मैनेज पब्लिक लोन, मेंटेन बैंकिंग अकाउंट ऑफ ऑल शेड्यूल बैंक, सब एग्जम्प्ट। आरबीआई कोई भी सर्विस देगा एग्जम्प्ट। सर्विस प्रोवाइडेड टू आरबीआई, टेक्निकल कंसल्टेंसी, लीगल सर्विसेज, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, टैक्सेबल। ओके, समझा? पक्का? दैट्स गुड। अब गवर्नमेंट जो आरबीआई जो है वो क्या क्या सर्विस देती है? गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी है, गवर्नमेंट को एडवाइस वगैरह देती है टाइम पर। उसके अलावा शेड्यूल बैंक वगैरह जो है, शेड्यूल बैंक जितने भी होते हैं उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, वो सब काम देखती है। पब्लिक लोन जो गवर्नमेंट के, उनको मैनेज करने में हेल्प करती है, वो सब सर्विसेज। एंट्री नंबर 27 है इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस एंड डिपॉजिट, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज सर्विस। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन लार्ड, ये आपने पहले भी कहीं सुना है वर्ड, चैप्टर नंबर 3 में याद आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन लार्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस, डिपॉजिट। इधर आ जाओ बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस, डिपॉजिट, ये क्या कहना चाहता है? अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को लोन दे रहा है, या एडवांस दे रहा है, या डिपॉजिट दे रहा है, सिर्फ ये 3 ही चीज़ें, और बदले में ये इंटरेस्ट पे कर रहा है, ये एग्जम्प्ट होगा।
बट शर्त ये है कि ये जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड तो टैक्स लग जाएगा। अब इंटरेस्ट के अलग अलग फॉर्म होते हैं बेटा। इंटरेस्ट जो है आपके डिस्काउंटेड फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं ना, उसको डिस्काउंट करवाना पड़ता है, डिस्काउंटेड अमाउंट। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास में एक बिल ऑफ एक्सचेंज है 3 लाख रुपए का, ये 3 महीने बाद मैच्योर होगा। आफ्टर 3 मंथ्स ये मैच्योर होगा। कब होगा बेटा मैच्योर? आफ्टर 3 मंथ्स मैच्योर होगा। मुझे आज पैसा चाहिए, आपने मुझे डिस्काउंटेड करके 2,80,000 पे कर दिया आज, और 3 मंथ्स बाद में आप 3 लाख रुपीज़ ले लोगे। जब ये बिल मैच्योर होगा तब, बिल ऑफ एक्सचेंज मैच्योर होगा तब आप 3 लाख ले लोगे। तो ये जो 20,000 है ना, ये इंटरेस्ट के जैसा ट्रीट होगा, जिसको डिस्काउंटेड अमाउंट बोलते हैं। ये जो 20,000 है ये इंटरेस्ट के जैसा ट्रीट होगा, और ये एग्जम्प्ट होगा, एग्जम्प्ट होगा। ओके, तो इधर आओ। एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, अगर आप डिपॉजिट देते हैं, लोन या एडवांस, इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, उसके बदले जो कंसिडरेशन मिलता है वो इंटरेस्ट या डिस्काउंटेड फॉर्म में मिलता है। अदर देन इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड केस, क्रेडिट कार्ड को छोड़ करके बाकी के केस में। अब इधर देखो बेटा, लोन प्रोसेसिंग फ़ी चार्जेस, ये अगर बैंक ले रहा है तो बेटा ये इंटरेस्ट नहीं, खाली इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस डिपॉजिट एग्जम्प्ट है, तो इस पर टैक्स लगेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन अगेंस्ट सिक्योरिटी, अब इंटरेस्ट ना नहीं लगेगा। डिस्काउंट रिसीव्ड बाय बैंक ऑन डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंट भी इंटरेस्ट के जैसा है, नो जीएसटी। चार्जेस फॉर लेट पेमेंट ड्यू ऑन क्रेडिट कार्ड, अब क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट है तो लायबल टू पे जीएसटी, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट पे जीएसटी लगेगा। रेपो एंड रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन नॉट टैक्सेबल, रेपो और रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन नॉट टैक्सेबल, वो टैक्सेबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना रिवर्स और ये रेपो रिवर्स जो होता है आपके, रेपो एंड रिवर्स रेपो, ये होता है लोन वगैरह जो है, डेट वगैरह जो है मार्केट के अंदर जो पैसा उनको कंट्रोल करने के लिए होता है ये, तो रेट फ्लक्चुएट होती है खाली ये, तो ये सप्लाई नहीं होता है। डेट कलेक्शन सर्विसेज और क्रेडिट कंट्रोल सर्विसेज टैक्सेबल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस डिपॉजिट नहीं है, वो होता तो फिर ये यहाँ पे कवर होता बेटा। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट, एंट्री नंबर 27 है सर्विसेज अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना। सर्विसेज अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना, अब एक बैंक है, अब बैंक ने अभी जैसे गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम चलाई प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब इसमें जो खाता खुलाता है, जैसे मान लो मैं बैंक हूँ और प्रधानमंत्री जन धन योजना में आप कोई अकाउंट ओपन करते हैं तो आप अकाउंट होल्डर हैं, बैंक आपको जो भी सर्विस देगा वो एग्जम्प्ट होगी अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड। तो रिसिपेंट कौन है? बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर, जो सेविंग बैंक खुलवाया, सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाया किसमें? जन धन योजना में। तो सेविंग अकाउंट खुलवाया किसमें? जन धन योजना में। सप्लायर कौन है? बैंक, वो पूरा पूरा एग्जम्प्ट होता है। एक आ जाओ बेटा, यहाँ पे एक छूट गया था 27 में, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन छूट गया था, उसको लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन क्या होता है? इधर देखना बेटा, ये बोलता बैंक बैंक के बीच में, बैंक डीलर के बीच में, डीलर डीलर के बीच में, डीलर बैंक के बीच में फॉरेन करेंसी एक्सचेंज हुआ तो वो एग्जम्प्ट होगा। जरा समझाता हूँ मैं कैसे, इधर देखना बेटा, ये एक ऑथराइज डीलर है, जिसको ऑथराइज डीलर है, जिसको क्या बोला गया कि भाई आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा, परमिशन दे रखी है। एक ये बैंक है जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कर सकता है, एक ये दूसरा बैंक है, एक ये दूसरा डीलर है, अब ये क्या बोल रहे हैं, इनके आपस में अगर कोई फॉरेन करेंसी एक्सचेंज हो रही कि ऑथराइज डीलर ने बैंक को डॉलर दिया, बराबर है, बदले में बैंक ने इनको रुपीस दिया और कमीशन लिया अपना, तो इन दोनों के बीच में फॉरेन करेंसी एक्सचेंज हो रही है, इन दोनों के बीच में फॉरेन करेंसी एक्सचेंज हो रही है, इन दोनों के बीच में फॉरेन करेंसी एक्सचेंज हो रही है,
इनके बीच में फॉरेन करेंसी एक्सचेंज हो रही है, मतलब बैंक बैंक और डीलर डीलर या बैंक डीलर के बीच में, हमेशा एग्जम्प्ट होगी। अब इधर देखना, लेकिन अगर ये कोई एक आम आदमी है, मिस्टर है, ये ऑथराइज डीलर को डॉलर देता है, ऑथराइज डीलर इसको रुपीस देता है मान लो, और कमीशन लेता है अपना जो भी होता है XYZ अमाउंट, ये कमीशन टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि ऑथराइज डीलर और मिस्टर ए के बीच में डील हो रही है, ना कि बैंक बैंक और डीलर डीलर के बीच में। वैसा ही कोई आदमी अगर मिस्टर बी और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा फॉरेक्स का, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का, तब भी टैक्स लगेगा, तब भी टैक्स लगेगा। अब बारी आती है कार्ड रिलेटेड सेटलमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एक्वायरिंग बैंक। ये क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। मान लीजिए कि एक शॉपिंग मॉल है पेंटालून्स, यहाँ पे आप शॉपिंग करने गए, ये आप हैं मिस्टर राकेश, और इस पेंटालून्स का जो शोरूम है, इसका बैंक है HDFC बैंक में, इसका अकाउंट है मान लो, तो ये कहलाएगा एक्वायरिंग बैंक, एक्वायरिंग बैंक जिसमें पेंटालून्स का अकाउंट है। अब आपने शॉपिंग की, शॉपिंग की तो आप इनको पेमेंट करेंगे, ये सप्लायर है, आप रिसिपिएंट हैं। अब आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट थ्रू कार्ड, कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं। जब आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं बेटा, तो उस वक्त आप एक अमाउंट, जो सेटलमेंट अमाउंट है वो 2000 है, कार्ड के थ्रू पेमेंट किया तो आपके अकाउंट से सीधा पेंटालून्स के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा, और वो काम कौन करेगा, HDFC एक्वायरिंग बैंक करता है। तो एक्वायरिंग बैंक उसके लिए चार्जेस लेता है। जैसे होता है ना, आप जाते हो तो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, किसी भी बैंक में आप जाते हो, आप बोलते हो भाई क्या हुआ, तो बोलते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे, तो ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं। वहाँ पे क्या देने पड़ते हैं बेटा, ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं। वो जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं उस पर GST लगेगा या नहीं लगेगा। अब इधर देखो, पेंटालून से आपने 2000 का पेमेंट किया, और उसके लिए बैंक पेंटालून से, ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट होगा। क्यों? क्योंकि ये सेटलमेंट की सर्विस दे रहा है। कौन सी सर्विस दे रहा है, सेटलमेंट सर्विस, कि भाई मिस्टर राकेश के अकाउंट से पेंटालून्स के अकाउंट में पैसा आया, ये सेटलमेंट किया HDFC ने, उस सेटलमेंट सर्विस दे रहा है, उसके लिए सेटलमेंट चार्जेस लेता है। ये जनरली 2% होते हैं, 2% ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन 2000 का है, मतलब 40 रुपीज़। ये अमाउंट एग्जम्प्ट होगा, बट ये एग्जम्प्ट कब होगा, जब इधर जो पेमेंट के थ्रू, कार्ड के थ्रू आप पेमेंट करें ना, जो कार्ड स्वैप करके पेमेंट करें, वो अमाउंट 2000 से ज़्यादा ना हो। वो अमाउंट किससे ज़्यादा ना हो, 2000 से ज़्यादा ना हो। इसका मतलब मान लीजिए आपने जो शॉपिंग की है वो 1500 की शॉपिंग की है, तो चार्जेस कितने लगेंगे, 2% ऑफ 1500, 30 रुपीज़, ये एग्जम्प्ट होगा। लेकिन अगर आपने 3000 की शॉपिंग की है तो चार्जेस कितना लगेगा, 2% ऑफ 3000, ₹60, ₹60 टैक्सेबल होगा। ये फिर टैक्सेबल हो जाएगा 60 रुपीज़ पूरा, क्योंकि 2000 रुपीज़ तक का सेटलमेंट है। 2000 रुपीज़ तक का सेटलमेंट अगर बैंक कर रही है तो बैंक जो चार्जेस लगी, एक्वायरिंग बैंक जो पेंटालून से चार्जेस लगी, उस पर GST नहीं लगेगा। अगर सेटलमेंट अमाउंट 2000 रुपीज़ तक का है, ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी के भी सेटलमेंट का हो सकता है बेटा। तो इधर देखो, सर्विसेज बाय एन एक्वायरिंग बैंक मतलब HDFC टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट अप टू ₹2000 इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन। जो एक ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट हो रहा है 2000 रुपीज़ का, थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या चार्ज कार्ड और अदर पेमेंट कार्ड सर्विस,
ओके, ये वो डायग्राम है आपका बेटा इसमें। कोई डाउट ना? अब आगे आते हैं, इंटरमीडिएट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। ये क्या होता है बेटा, इसको समझो। आपने आरसी में पढ़ा था बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, मैं उसको भी यहाँ पे कवर करूँगा। ओके, डायग्राम बनाता हूँ मैं। इधर देखना बेटा, पहला केस ये है, बैंक जो मुंबई में है, मतलब अर्बन एरिया में। ये है बैंक जो रूरल एरिया में। ये फिर बैंक जो अर्बन एरिया में। एक काम करते हैं कि इनको साथ में लिख देते हैं। मुंबई, ये रूरल एरिया में। ये बैंक रूरल एरिया में। फिर ये इंश्योरेंस कंपनी दिल्ली में अर्बन एरिया में। इंश्योरेंस कंपनी दिल्ली में। इंश्योरेंस कंपनी रूरल एरिया में। इंश्योरेंस कंपनी रूरल एरिया में। चलो इधर देखो बेटा, सबसे पहली चीज बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, फिर बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, फिर बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, फिर बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। मतलब 8 परमोटेशन कॉम्बिनेशन ले रहा हूं बेटा मैं, जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का भी पार्ट कवर करूंगा जो हमने वहां पे पढ़ा था। बराबर है, परमोटेशन कॉम्बिनेशन लेंगे। यहां पे ले रहा हूं एजेंट, एजेंट ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर, एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, एजेंट ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर, एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, एजेंट ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर, एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, एजेंट ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर, एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। चलो इधर देखो बेटा, ध्यान से सुनना। ये क्या कहना चाहता है, ये क्या बोलना चाहता है, क्या कहना चाहता है वो देखना।
आओ इधर, इन्होंने बोला कि कोई भी बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, अब इनका मीनिंग मैंने आपको आरसीएम चैप्टर में बताया था। बिजनेस फैसिलिटेटर एक एजेंट की तरह होते हैं और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक पैरेलल बिजनेस की तरह होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक बैंक हूँ और आप बिजनेस फैसिलिटेटर है। मैंने आपको बोला मेरे लिए जन धन योजना के लिए कस्टमर ढूंढ करके लाओ, आप लेकर के आए, मैं आपको कुछ कंसिडरेशन देता हूँ उसके बदले, बराबर। और उनकी फॉर्मेलिटीज़, अकाउंटिंग वगैरह सब कुछ जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है, फॉर्म भरवाना करना, वो सब हम करेंगे। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होता है कि एनजीओ होता है। जैसे आप एनजीओ वगैरह हो, आपका हमारा टाइप हुआ, हमने फॉर्म वगैरह आपको दे दी, हमने बोला पैसा भी आप कलेक्ट करो, फॉर्म भी आप फिलअप करो, फिर ला करके हमको जमा करा देना यहाँ पर, तो आप बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कहलाओगे, बराबर है ना। तो बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट किसी भी बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहे हैं जो कहाँ पे, रूरल ब्रांच में, रूरल एरिया में, तो वो एग्जम्प्ट होगी, या फिर कोई इंटरमीडियरी मतलब एजेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर का या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट, वो अगर सर्विस दे रहा है किस बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, जो रूरल ब्रांच में सर्विस दे रहे हैं बैंक की, तो वो भी एग्जम्प्ट होगा। तो ये क्या कहना चाहता है, इधर आ जाओ, ये कहना चाहता है कि भाई रूरल ब्रांच में जो बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस दे रहा है ये, या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विस दे रहा है ये बैंक में, ये आपके क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट होगी। और इनका जो एजेंट इनको सर्विस देगा, जो रूरल ब्रांच में, जो रूरल एरिया में ब्रांच है, वो बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो रूरल ब्रांच को सर्विस दे रहे हैं वो एग्जम्प्ट होगा, और उनका एजेंट अगर उनको सर्विस दे रहा है वो भी एग्जम्प्ट होगा। तो ये भी एग्जम्प्ट और ये भी एग्जम्प्ट। अब आगे आ जाओ, ये तो हो गया, ये 2 पॉइंट, ये और ये। अब बारी आगे आती है बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू एन इंश्योरेंस कंपनी। अगर बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है, वो इंश्योरेंस कंपनी कहाँ पे है, रूरल एरिया में। कहाँ पे बेटा, रूरल एरिया में, तो बोले फिर वो एग्जम्प्ट होगी। तो इधर देखो, इंश्योरेंस कंपनी रूरल एरिया में, ये रही, एग्जम्प्ट। अब यहां पर ये नहीं बोला कि इनके एजेंट जो सर्विस देंगे वो एग्जम्प्ट होगी या नहीं होगी, ये नहीं बोला। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी के केस में जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर का एजेंट जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर को सर्विस देगा वो टैक्सेबल है, जबकि बैंक के केस में वो एग्जम्प्ट होता है। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ये तो एग्जाम्पल किसके हैं, हमारी इस एग्जम्पशन वाले पार्ट के, इसके। अब बारी आती है आरसीएम की। आरसीएम में आपने क्या पढ़ा, जरा खोल करके देखो आरसीएम को एक बार। उसमें आपने पढ़ा कि एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या है, एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा है तो आरसीएम आता है। इसका मतलब इधर देखो, यहां पर ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस देगा, ये आरसीएम में टैक्सेबल होगी। यहां पर ये एजेंट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस देगा, आरसीएम में टैक्सेबल होगी। ये तो एग्जम्प्ट हो गया। यहाँ पे ये जो एजेंट है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस देगा, ये आरसी में टैक्सेबल होगी। किसमें होगी बेटा, आरसी में टैक्सेबल होगी। समझ में आया, कोई डाउट? अब बारी आ जाओ वापस आरसीएम की। आरसीएम में एक बिजनेस फैसिलिटेटर का पॉइंट भी था कि बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को सर्विस देगा तो आरसीएम लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आ जाओ, इसको भी कर लेते हैं। ये बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को सर्विस दे रहा है, ये आरसीएम में आएगा। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो बैंक को देगा वो फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा, बराबर है। ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ये बाकी सब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। एजेंट बिजनेस फैसिलिटेटर को देगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। समझ में आया? तो देखो मैंने आरसीएम भी कवर कर लिया, बिजनेस फैसिलिटेटर वाला, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वाला, और इधर का एग्जम्पशन भी कवर कर लिया, बराबर है। तो ये
अल्टीमेट चार्ट है, परमोटेशन कॉम्बिनेशन हर तरह का आ गया बेटा इसमें। ओके, चलो अब बारी आती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। छोटा सा बेटा ये भी समझ लो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या होते हैं, जैसे हांगकांग हो गया, दुबई हो गया, वहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर होता है। मोदी जी ने उन लोगों को बोला भाई हमारे इंडिया में जो SEZ है वहाँ पे भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर लगा दो आप। तो लोगों ने बोला लगा देंगे। अब वो लोग यहाँ पे आते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर लगाते हैं, बट उनको क्या है, रिकग्नाइजेशन लेनी पड़ती है। वो रिकग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए, बराबर है। किस नाम से, और एनी अदर रेगुलर अपॉइंटेड फॉर रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, या वो फेमा के अंदर जो है रेसिडेंट होना चाहिए आउटसाइड इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया अंडर फेमा, या रजिस्टर्ड अंडर IRDA होना चाहिए, या हु इज़ परमिटेड बाई सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो परमिटेड होना चाहिए। तो ये जो लोग होते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये क्या करते हैं, फॉरेन में जो लोग होते हैं उनको गाइडेंस देते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। और जो पैसा मिलेगा वो अदर देन इंडियन करेंसी होना चाहिए, मतलब फॉरेन करेंसी में मिल रहा है। किस में मिल रहा है, फॉरेन करेंसी में मिल रहा है, वो एग्जम्प्ट होगा, वो एग्जम्प्ट होगा। समझ में आया बेटा, वो एग्जम्प्ट होगा।